जय हिंद दोस्तों, जीएस गुरु जी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों का पुनर्गठन वो वीडियो देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारतीय संविधान इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय जीएस गुरु जी, और शीर्षक देखिए राज्यों का पुनर्गठन पार्ट 1, क्योंकि इसका अगला पार्ट भी आना है। ठीक है, तो बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला जो प्रश्न है वह देशी रियासतों का भारत में विलय के लिए किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय का गठन किया गया था। रियासतों के विलय के लिए कौन सा मंत्रालय बनाया गया था? रियासती मंत्रालय। इसके लिए 4 विकल्प हैं। जवाहरलाल नेहरू, बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में है सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी में है भीमराव अंबेडकर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय का गठन किया गया था। क्यों किया गया था रियासती मंत्रालय का गठन? देशी रियासतों का भारत में विलय करने के लिए। ठीक है, जिस टाइम भारत आजाद हुआ उस टाइम लगभग 565 छोटे बड़े देशी रियासत थे। लगभग 565 छोटे बड़े देशी रियासत थे। और जो देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, हर एक रियासत के अलग अलग राजा रजवाड़े थे और उनका जो रहने का, खाने का, सबका तरीका अलग अलग था। तो उन सबको, इतना बड़ा विविधता था देश के अंदर, उन सबको एकजुट कर पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था उस टाइम पे। कब? आजादी के टाइम पे। ठीक है, आजादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती क्या थी देश के लिए? कि देश के विभिन्न क्षेत्र के लोगों को एक झंडे के नीचे लाना। तो इसकी चुनौती किसे दी गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। रियासती मंत्रालय का गठन उनके नेतृत्व में किया गया और लगभग 565 छोटे बड़े रियासतों को उन्होंने एकीकृत कर दिया और एक भारत संघ में सबको करीब करीब शामिल कर दिया। 2-3 कुछ अपवाद में रह गए थे, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे भारत का एकीकरण किया। क्या किया? पूरे भारत का एकीकरण किया। किन्होंने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकीकरण किया। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जामिनेशंस में पूछा हुआ है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। तो भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्योंकि जिस तरह से बिस्मार्क ने यूरोप में तरह तरह की नीतियां लगा करके, चाहे बल से या फिर अपनी कूटनीति के माध्यम से पूरे जर्मनी को एकीकृत किया था, उसी तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के अंदर अपनी कूटनीति का प्रयोग करते हुए और जहां जरूरत हुई वहां पर बल का प्रयोग करते हुए पूरे सभी छोटे बड़े रियासतों को एकीकृत भारत में शामिल कर दिया। इसलिए सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में किसका वर्णन है? अनुच्छेद 1 सबसे पहला अनुच्छेद। जैसा कि सबको पता है कि जिस टाइम संविधान को बना करके तैयार किया गया था उस टाइम टोटल 395 आर्टिकल थे संविधान के अंदर। तो उसमें से जो सबसे पहला था आर्टिकल नंबर 1, उसमें किसका वर्णन है? इसके लिए 4 विकल्प हैं अपने पास। पहला है भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का एक संघ है। दूसरे में है ऑप्शन नंबर बी, जो है भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर सी है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं अथवा नामों में परिवर्तन संसद कर सकती है। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? अनुच्छेद ए में क्या? अनुच्छेद 1 में किसका वर्णन है? अनुच्छेद 1 में वर्णन है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है,
मतलब कहने का हुआ कि भारत के अंदर जितने भी छोटे बड़े राज्य होंगे वो सब का एक संघ मिला करके वो सब किसके अंदर रहेंगे, एक संघ के अंदर। और वो संघ कौन सा संघ होगा, वो संघ होगा भारत संघ। इसका वर्णन किसमें है, आर्टिकल 1 में, अनुच्छेद 1 में। अब अगर दूसरे ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। इसकी जो चर्चा है ये आर्टिकल 2 में चर्चा है इसकी। किसमें, आर्टिकल 2 में, अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि अनुच्छेद 2 क्या कहता है, वो कहता है कि भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। ऑप्शन नंबर सी को यदि देखिए, वो कह रहा है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं अथवा नामों में परिवर्तन संसद कर सकती है। ठीक है, तो यहां पे समझिए बात को कि अगर किसी नए राज्य का निर्माण करना है या फिर उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना है, सीमा में परिवर्तन करना है या फिर उसके नाम में परिवर्तन करना है, तो वो कौन कर सकती है, संसद कर सकती है। मतलब हमारे द्वारा जो चुने गए एमपी होते हैं वो एमपी जाकर के जहां पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं तो उसी हाउस के सारे मेंबर मिलकर के क्या कर सकते हैं, वे जो है नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं या वर्तमान राज्य की क्षेत्रों, सीमाओं अथवा नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। यह किसमें है, यह है आर्टिकल 3 में, अनुच्छेद 3 में। संविधान के अनुच्छेद कितना में, 3 में इसका वर्णन है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में किसका वर्णन है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, उसको देखते हैं। अगला जो प्रश्न है नंबर 3, देखिए सब लोग, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक्चुअली हुआ यह था कि जब देश आजाद हुआ था और फिर सभी राज्य को पुनर्गठित करने की जो समस्या थी उसका जब समाधान शुरू किया गया तो उस टाइम एक सबसे बड़ी समस्या आ रही थी कि भाषा, चूंकि हमारा देश इतना फैला हुआ है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों तरफ अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। हाँ, तो ऐसे में अब साउथ वाले को नॉर्थ की भाषा से प्रॉब्लम थी, नॉर्थ वाले को साउथ के भाषा से प्रॉब्लम थी, इसी तरह से हर क्षेत्र के लोगों को दूसरे क्षेत्र की भाषा से प्रॉब्लम थी। तो इसमें सभी राज्यों को एकजुट किस तरह से किया जाए, तो वैसे के लिए इस कार्य के लिए कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सही होगा या फिर नहीं होगा, इसके लिए संविधान सभा ने एक कमिटी या एक आयोग का गठन किया था। उस आयोग का नाम था धर आयोग या धर कमिटी। ठीक है, तो कह रहा है कि उसके अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे एस.के. धर, ऑप्शन नंबर सी में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चूंकि देखिए यहां पर कौन सा आयोग था, धर आयोग। अब धर इसमें से किसके नाम में आ रहा है, एस.के. धर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। कि कौन थे, एस.के. धर, उन्हीं की अध्यक्षता में धर आयोग का गठन किया गया था। और ये एस.के. धर कौन थे, ये थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ये रिटायर्ड जज थे। कौन थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज एस.के. धर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एस.के. धर। और आयोग कौन सा था, धर आयोग था। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखिए। यह देखिए चौथा प्रश्न है, धर आयोग के निर्णय की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने किस अधिवेशन में एक अन्य कमेटी का गठन किया। मतलब कि जब धर आयोग का गठन किया गया तो धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी संविधान सभा को। ठीक है, और उस रिपोर्ट में जो कहा गया वो क्या कहा गया कि धर आयोग का कहना था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना उचित नहीं है। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस कार्य समिति ने एक अलग कमेटी गठित की। ठीक है, वो कमेटी कौन सी थी, वो कमेटी थी JVP कमेटी। JVP, जे माने जवाहरलाल नेहरू, वी माने वल्लभ भाई पटेल और पी माने पट्टाभी सिद्धरमैया।
ठीक है। तो 3 लोगों की कमिटी थी, जिसमें जेबीपी कमिटी कहा गया। जिसको क्यों कहा गया? क्योंकि जे से उसमें जवाहरलाल नेहरू थे, वी से वल्लभ भाई पटेल थे और पी से पट्टाभी सिद्धरमैया थे। 3 सदस्य थे उस कमेटी में, इसलिए उसको जेबीपी कमेटी कहा गया। अब जो यहां पर प्रश्न है कि किस अधिवेशन में उस कमेटी का गठन किया गया, दैट मींस जेबीपी कमेटी का गठन किस अधिवेशन में किया गया। चारों ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है बंबई अधिवेशन, ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली अधिवेशन, ऑप्शन नंबर सी है कलकत्ता अधिवेशन और ऑप्शन नंबर डी है जयपुर अधिवेशन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयपुर अधिवेशन। कांग्रेस कार्य समिति ने जयपुर अधिवेशन में जेवीपी कमेटी का गठन किया और बाद में जब जेवीपी कमेटी का भी रिपोर्ट आया तो उसमें यह माना गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सही नहीं है, उचित नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर, भाषा के आधार पर बनने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? चारों विकल्प देखेंगे। ए में है आंध्र प्रदेश, बी में है तमिलनाडु, सी में है महाराष्ट्र और डी में है गुजरात। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला देश का पहला राज्य था। ये कई एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ध्यान देना ये क्वेश्चन जो है पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन ये पीछे कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। क्या था क्वेश्चन कि भाषा के आधार पर बनने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यह कब बना था? 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को, 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश। अब देखिए आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ इसके पीछे एक बड़ा इतिहास था कि जब धर समिति और जेवीपी समिति दोनों समितियों ने यह तय कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन नहीं किया जाएगा, तब साउथ में यानी कि दक्षिण भारत में तमिल भाषी और तेलुगु भाषी, तमिल भाषी साउथ में तमिल और तेलुगु भाषी लोगों के बीच में जंग छिड़ गया। तमिल और तेलुगु लोगों के बीच में जंग छिड़ गया। तो तेलुगु लोगों का जो नायक थे वे थे पोटी श्री रामल्लू। उन्होंने यह घोषणा कर दिया कि जब तक तेलुगु भाषियों को अलग नहीं कर दिया जाएगा तब तक वे आमरण अनशन करेंगे। और एग्जैक्टली उन्होंने ऐसा किया भी। 58 दिन तक उन्होंने आमरण अनशन किया और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद स्थिति जब बिगड़ने लगी तब जो है नेहरू कैबिनेट, नेहरू जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट चल रही थी उस टाइम पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने आनन फानन में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर मतलब तेलुगु भाषी क्षेत्रों के लिए, तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक नया राज्य गठित कर दिया। कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। कब गठित हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को, 1 अक्टूबर 1953 को। तेलुगु और तमिल में संघर्ष चल रहा था, तभी से तेलुगु भाषी लोग आंध्र प्रदेश चले गए और तमिल भाषी लोग तमिलनाडु में रह गए। तमिल भाषी लोग कहां रह गए? तमिलनाडु में। और अगर बात करें सी में महाराष्ट्र और डी में गुजरात की, तो इन दोनों का विभाजन 1960 में हुआ था। महाराष्ट्र को विभाजित किया गया, मराठी भाषी लोग और गुजराती भाषी लोग। मराठी भाषी लोग महाराष्ट्र में रह गए और गुजराती भाषी लोग गुजरात में चले गए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब 6ठा प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्यों का जब पुनर्गठन शुरू हुआ 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? यह प्रश्न यहां पर दिया हुआ है। 4 विकल्प देखेंगे। ए में है हृदयनाथ कुंजरू, बी में है के.एम. पणिकर, सी में है फजल अली और डी में है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। कौन थे अध्यक्ष? फजल अली। और उसके अलावा 2 सदस्य थे उसमें। कौन कौन थे? एक थे हृदयनाथ कुंजरू और एक थे के.एम. पन्नीकर। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। और जो 2 सदस्य इनके अलावे थे वो थे हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर। ठीक है,
आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7 है ये। जुलाई 1956 ईस्वी में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारतीय संघ में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे? दैट मीन्स कि जब राज्य पुनर्गठन आयोग का जो वो रिपोर्ट जब पेश की गई राज्य पुनर्गठन आयोग की, तो उस टाइम पर क्या बना? राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना। और उस टाइम पर भारत संघ में या भारत देश में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? तो देखेंगे, इसके लिए 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए है 10 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी है 12 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी है 13 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। और ऑप्शन नंबर डी है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 राज्य यानी कि 14 स्टेट और 6 यूटी। यूटी माने यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो जुलाई 1956 में पेश किया गया, उसके अंतर्गत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न। मई 1956 ईस्वी में पांडिचेरी भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया। यह उससे पहले किसके अधीन था? मतलब मई 1956 में पांडिचेरी को भारत का संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसके पहले, मतलब भारत के पास आने के पहले पांडिचेरी पर किसका अधिकार था? 4 विकल्प स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। पहला है ब्रिटेन, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है पुर्तगाल और चौथा है डेनमार्क। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। पांडिचेरी पर किसका अधिकार था? फ्रांस का। ठीक है। 1954 ईस्वी में जो हुआ था बात, वो मैं बता रहा हूं आपको। 1954 ईस्वी में जब भारत सरकार ने फ्रांसीसियों पर दबाव बनाना शुरू किया, तो फ्रांसीसियों ने क्या किया? पांडिचेरी, यनाम, चंद्रनगर और करिकल, ये किसको सौंप दिया? भारत सरकार को। कौन कौन से प्रदेश सौंपे उन्होंने? पांडिचेरी, यनाम, चंद्रनगर और केरिकल। चंद्रनगर और केरिकल ये कब सौंपा फ्रांसीसियों ने? 1954 में। कब सौंपा? 1954 ईस्वी में। और फिर 1956 ईस्वी में पांडिचेरी को भारत का संघराज क्षेत्र बना दिया गया। यह पहले किसके अधीन था? फ्रांसीसियों के अधीन। ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए। अब अगला जो प्रश्न है, 9वां प्रश्न। किस संविधान संशोधन के तहत गोवा और दमन एवं दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया? प्रथम परिशिष्ट, अभी सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बताया था आर्टिकल 1 के बारे में, वही है प्रथम परिशिष्ट। उसमें क्या है? उसमें किसका चर्चा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। राज्यों का संघ होने का मतलब है कि भारत संघ के अधीन राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश होंगे। तो प्रथम परिशिष्ट में किसको शामिल किया गया? गोवा और दमन एवं दीव को। गोवा और दमन एवं दीव को किसमें शामिल किया गया? प्रथम परिशिष्ट में। वो किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो 4 विकल्प इसके लिए। पहला है ऑप्शन नंबर ए है 7वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी है 9वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी है 10वां संविधान संशोधन। और ऑप्शन नंबर डी है 12वां संविधान संशोधन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12वां संविधान संशोधन 1961 ईस्वी में। कब हुआ था? 1961 में। 12वां संविधान संशोधन 1961 ईस्वी में। 1961 में 12वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया? गोवा और दमन एवं दीव को भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। उस टाइम पर ये दोनों क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश थे। क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब इस प्रश्न को देखेंगे तो 10वां प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान मतलब अभी के समय में। चारों विकल्प को देखिए। ऑप्शन नंबर ए है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी है 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश।
ऑप्शन नंबर सी है 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, और ऑप्शन नंबर डी है 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब तक जम्मू कश्मीर का विभाजन नहीं हुआ था तब तक देश में क्या थे? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन जब जम्मू कश्मीर का विभाजन कर दिया गया तो जम्मू और लेह, दैट मीन्स जम्मू और लद्दाख, ये 2 यूटी बनाया गया। तो एक राज्य घट गया, राज्य हो गया उस टाइम कितना? 28। और जब 2 यूटी बढ़ गए, जम्मू और लद्दाख 2 यूटी जब बढ़ गए तो 7 से यूटी बढ़ करके हो गए 9। लेकिन 26 जनवरी 2020 ईस्वी को 26 जनवरी 2020 को किसको दादरा एवं नगर हवेली, जो पहले था एक यूटी, और दमन एवं दीव, ये दोनों पश्चिम भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। दादरा एवं, आई रिपीट, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, इन दोनों को मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उसका नाम रहा दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव। ठीक है, कब किया गया? ये 26 जनवरी 2020 को। तो 9 में से 2 को मर्ज करके 1 कर दिया गया। तो अब 2 घट गए और 1 बढ़ गए, तो टोटल हो गए 9 में से 2 घटे 7, और 1 जब मर्ज करके 1 कर दिया गया तो 8। तो अभी जो स्थिति है देश में वो क्या है? भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये 10वां प्रश्न यहीं पर समाप्त हुआ। अब अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे टेलीग्राम लिंक पर आए, वहां क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। वहां पर इस वीडियो और इससे पहले अपलोड किए गए सभी वीडियो का पीडीएफ आंसर सहित आपको उपलब्ध हो जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन है घंटी जैसी आकृति, उसको दबाना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया सारा वीडियो और उसका नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप शीघ्र अतिशीघ्र हमसे जुड़ सकें। धन्यवाद।